फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन एडविज एकेडमी। और आज जिस हम सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसको सामान्य भाषा में चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है और हिंदी में इसको मनोविज्ञान भी कहा जाता है। ये जितने भी आप मेरे पीछे एग्जाम्स के नेम लिखे हुए हैं, इन सारे एग्जाम्स में यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि इन एग्जाम्स में टॉपिक और इसके नेम को लेके, जो टॉपिक होता है और इसका जो नाम होता है उसको लेके स्टूडेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि किसी एग्जाम में टॉपिक ज़्यादा हो जाता है, जैसे सीटेट में अगर 22 टॉपिक दे दिया, यूपी टेट में थोड़ा और बढ़ा दिया, 25 कर दिया, किसी किसी में थोड़ा सा कम कर दिया। इससे परेशान नहीं होना है। दूसरा है टॉपिक के नेम को लेके। टॉपिक को नेम के लेके ये प्रॉब्लम आती है कि कहीं पे उसी नेम को दो, आप एक नाम को तो कई तरीके से लिख सकते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से नेम लिखा होता है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि टॉपिक एक ही होगा। जो चाइल्ड साइकोलॉजी में मान लो 50 चैप्टर्स अगर हैं तो टॉपिक सेम रहता है, बस टॉपिक के नेम आपको डिफरेंट डिफरेंट मिले। इस प्रॉब्लम के देखते हुए हमने क्या किया है कि एक जगह पे कोशिश की है कि आपको सारे टॉपिक सीक्वेंस वाइज हम दे सकें, और सीक्वेंस वाइज ही हमने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, इनमें से आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एडुविज। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे बात कर रहा हूँ, वो है स्ट्रेटजी। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देते हो, बच्चे परेशान रहते हैं ज़्यादातर किसके लिए? कंटेंट को लेके, लेक्चर्स को लेके, वीडियोस को लेके। कंटेंट भी दुनिया भर के भरे पड़े हैं और वीडियोस भी दुनिया भर के भरे पड़े हैं मार्केट में। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है? एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेटजी पे फोकस नहीं करते हैं कि इस एग्जाम की रणनीति क्या होनी चाहिए। ये एग्जाम 2 टाइम्स मैं क्वालिफाई कर चुका हूं। तो जनरली क्या है कि एग्जाम क्वालिफाई किया है मैंने, तो मेरी अपनी कुछ स्ट्रेटजी रही होगी, कुछ रणनीति बनाई होगी। और आपको बताऊं मैं कि वो स्ट्रेटजी मेरी सिर्फ 1 मंथ की थी, और 1 मंथ के अंदर दोनों बार मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। उसमें कुछ पैटर्न था जिसको मैंने फॉलो किया। जैसे सबसे पहले मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी के सिलेबस को समझा। उसके बाद मैंने जो भी चैप्टर्स पढ़े, चाहे वीडियो फॉर्म में देखे, उसको मैंने समझा, उसको समझने की कोशिश की पहले सारे चैप्टर्स को। फिर मैंने उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद सेल्फ नोट्स बनाए थे मैंने। जो सबसे ज़्यादा काम आया था 1 लाइनर नोट्स, उसका बार बार रिवीजन किया था। इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेटजी थी जिसमें मैंने वर्क किया था। तो मेरे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो उन सारी स्ट्रेटजी को मैं एक एक करके बताऊंगा कि जैसे टू द पॉइंट कैसे पढ़ना होता है, ठीक है, और इसके लिए कैसे कंटेंट के मैनेजमेंट को लेके कैसे स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो इन सारे पॉइंट पे मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा। और आप एक चीज़ मानिएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो होती है आपकी स्ट्रेटजी। अगर आपकी स्ट्रेटजी बेहतर नहीं है तो फिर आपको बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। अब आइए हम चलते हैं टॉपिक पे। इस वीडियो में जिन जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं हम चाइल्ड साइकोलॉजी में, वो ये 3 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास का अर्थ। सेकेंड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास। और थर्ड है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास की विभिन्न अवस्था। तो ये 3 टॉपिक तो इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा और भी जो टॉपिक हैं उनको हम एक एक करके कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो आइए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले टॉपिक का नेम है मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि इसके नाम में ही इसकी परिभाषा या मीनिंग छुपा हुआ है। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं हम चिल्ड्रन के या बच्चे के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें बच्चे की हम बात कर रहे हैं और किन चीज़ों की बात कर रहे हैं।
तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसमें बच्चे के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के जो डिफरेंट फैक्टर होते हैं, जो विभिन्न आयाम होते हैं, आप उसको पहलू भी कह सकते हैं, उन एक एक पहलू का हम अध्ययन करते हैं। और कैसा अध्ययन वो होता है? वो अध्ययन जो होता है वो साइंटिफिक अध्ययन होता है। ठीक है, उसमें हम साइंटिफिक तरीके से एक एक फैक्टर को एनालाइज करते हैं। ठीक, और ये टाइम पीरियड जो शुरू होता है बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब से, और जब वो ओल्ड एज तक जाता है तब तक का अध्ययन इसमें होता है। बट यहाँ पे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो बच्चे को हम जन्म से लगा के उसकी मेच्योर जो फेज है, जब तक वो कॉलेज में रहता है तब तक के ही चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आइए इसमें देख लेते हैं कि बच्चे के किन किन फैक्टर के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो बच्चे का जन्म से लगाया, जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो कैसे उसकी बॉडी ग्रोथ करती है, कैसे वो बड़ा होता है, कैसे वो चलना फिरना शुरू करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ दूसरा है सोशल डेवलपमेंट। अब इसमें हम देखेंगे कि बच्चा फैमिली से निकल के जब सोसाइटी में जाता है तो उसका सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, वो लोगों से कैसे इंटरेक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें सीखता है। थर्ड है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में उसकी बुद्धि का कैसे विकास होता है, वो कैसे लैंग्वेजेस सीखता है, कैसे चीज़ों को पहचानना शुरू करता है। ठीक है, कैसे सोचना समझना शुरू करता है, तो वो सारा इसमें कवर होता है। इसके अलावा है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास। अब बच्चा बचपन से ही धीरे धीरे अपने फैमिली के अंदर लैंग्वेजेस सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, रिलेटिव से सीखता है, तो उस लैंग्वेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि बच्चे के अंदर कैसे विकास होता है। और ये है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी बच्चे के अंदर भावनाओं का कैसे विकास होता है ना, उसका हंसना, उसका रोना, और एक समय होता है जिसमें वो इमेच्योर होता है, फिर वो इमोशन में मेच्योर होता है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके इन सारी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी एक तरीके से हम कंक्लूजन में कहें या निष्कर्ष कह लें तो निष्कर्ष यही निकलता है मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का, कि अगर ये बच्चा है और इस बच्चे के पर्सनैलिटी में जितने फैक्टर आते हैं, चाहे सोशल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, उसके डेवलपमेंट का साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। और कब से कब तक? उसके जन्म से लेके उसके मेच्योर होने तक। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में ये बात किसके लिए की जा रही है। तो ये बात की जा रही है बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का अलग अलग जगहों पे बहुत अलग मतलब होता है। जैसे इकोनॉमी के सेक्टर में बात करेंगे आप, तो इकोनॉमी में इसका अलग मीनिंग हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ चाइल्ड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बच्चे से रिलेटेड, तो वहाँ अलग हो जाएगा। तो यहाँ बात कर रहा है बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो जो ग्रोथ होता है वो बच्चे की पर्सनैलिटी का एक डायमेंशन होता है, और उस डायमेंशन में आप फिगर में देख सकते हैं कि बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे लेट कर चलना शुरू करता है, फिर उसके बाद से और बड़ा होता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है, दौड़ने लगता है, उसका वेट बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? बच्चों की ग्रोथ में आती हैं। दूसरी तरफ अगर हम उसके डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट का जो सेंस है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, उसमें बच्चे के दिमाग का डेवलपमेंट होना, जैसे यहाँ देख सकते हैं वो कंप्यूटर सीख रहा है, दिमाग का यूज़ कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, सोसाइटी में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, यानी उसके अंदर क्या हो रहा है? उसका मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट, उसके सेंस का काम करना, ये सारी चीज़ें इसमें बढ़ रही हैं। अगर हम और आसान भाषा में समझ लें तो आपने अपने आसपास अपने फैमिली में देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे फिजिकली तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनमें दिमाग, समझदारी, सोसाइटी में कैसे रहना है, वो सेंस नहीं डेवलप होता है। तो कहा जाता है ना कि बस पहाड़ की जैसे बड़ा हो गया है, लेकिन इसके अंदर अभी मेच्योरिटी नहीं आई है, इसके अंदर जो जो पार्ट डेवलप होने चाहिए वो नहीं डेवलप हो। और एक बच्चा वहीं दूसरे तरफ है,
जिसके अंदर सोच समझ डेवलप हो चुका है, इमोशन डेवलप हो चुका है, ठीक है? वो दिमाग का यूज़ कर रहा है, तरह-तरह की चीज़ें सीख रहा है ना? तो इस बच्चे को डेवलप माना जाएगा और इस बच्चे को क्या माना जाएगा? सिर्फ़ इसका ग्रोथ हुआ है, वो भी किसका? फिज़िकली ग्रोथ यानी इसके बॉडी का ग्रोथ हुआ है और इस बच्चे का क्या हुआ है? इस बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे ये 2 जो डिफरेंसेस हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के ये यही हैं। और भी इसमें क्या-क्या पॉइंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ थोड़ा-सा और डेप्थ के साथ बताया गया है। तो जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ मैंने बता दिया कि उसमें एक डायमेंशन कवर होता है, साथ ही साथ इसमें सिर्फ़ फिज़िकल की बात होती है, उसके बॉडी की बात होती है, हाइट, वेट, ऐज की। तो एग्ज़ाम में ये पॉइंट पूछ लेता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखेंगे कि ग्रोथ की अगर बात करता है बच्चे की, तो वो सिर्फ़ उसकी बॉडी, वेट के बढ़ने की बात करता है, ठीक? ये सारे पॉइंट कवर होंगे। जब वो डेवलपमेंट की बात करेगा, तो ये मल्टी डायमेंशनल चीज़ों के बारे में बात करेगा, यानी बहुआयामी जो पक्ष हैं बच्चे के, जिसमें उसका फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, वो ये है कि जो ये ग्रोथ होता है, उसको आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं और बच्चों का ग्रोथ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि हाँ, बच्चा बड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। इसको आप मेजर कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन भी आता है कि किसको मेजर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे डायमेंशन और फैक्टर शामिल हैं। एक का चीज़ है जैसे बच्चे को ब्रेन को मेजर कर सकते हैं, लेकिन अब उसके इमोशन का लेवल क्या है, ठीक है, उसको नहीं आप मेजर कर सकते। हालाँकि अब कोशिश की जा रही है उसको भी मेजर करने की, लेकिन पॉसिबल नहीं, ठीक है। उसका सोशल फैक्टर क्या है, सोसाइटी को लेके उसका डेवलपमेंट क्या है, उसको भी मेजर करना इतना आसान नहीं है। तो ये जो फैक्टर है दूसरा वाला, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। पहले फैक्टर को आप मेजर कर सकते हैं और इन दोनों में एक जो मेन डिफरेंट होता है वो ये है कि ये जो है मात्रात्मक होता है, यानी यहाँ क्वांटिटी की बात की जाती है ग्रोथ में, और डेवलपमेंट में किसकी बात होती है? डेवलपमेंट में बात होती है क्वालिटी की, बच्चे की क्वालिटी की बात होती है, ठीक? इसके अलावा एक और डिफरेंस ये है कि ग्रोथ में बच्चे का जो दायरा होता है वो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट देखा जाता है, फिजिकल ग्रोथ देखी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट में सारे डायमेंशन देखे जाते हैं, ठीक है? और डेवलपमेंट में ग्रोथ भी शामिल होता है। डेवलपमेंट के जो फैक्टर हैं उसमें ग्रोथ भी शामिल होता है और डेवलपमेंट जो है वो आजीवन चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है? यानी एक सस्टेन रूप से जिंदगी भर चलती है, जबकि ग्रोथ जो है एक फिक्स टाइम तक ही होता है। अब खुद देखिए कि आप बचपन से जब यंग हुए, तो यंग होने के बाद कहीं न कहीं सैचुरेशन पॉइंट आने लगता है, ठीक है? उसके बाद से एक सा बॉडी का पैटर्न रहता है, लेकिन जब 0 से 18 एज तक का जो पैटर्न रहता है, उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे बदलाव हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ-साथ ये है कि विकास का जो ग्रोथ है, उसका डायमेंशन बहुत छोटा है, दायरा बहुत छोटा है और डेवलपमेंट का दायरा बहुत बड़ा है। यानी ओवरऑल हम अगर बात करें डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच की, जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि ग्रोथ सिर्फ एक फैक्टर है, डेवलपमेंट उससे बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें बच्चे की बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं और इसमें क्वालिटी की बात की जाती है, यहाँ सिर्फ क्वांटिटी की बात की जाती है। और इन्हीं डिफरेंसेस पे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन सारे पॉइंट को आप एक-एक करके याद कर लें और बार-बार रिवीजन कोशिश करने की कोशिश करें, ताकि आपका कोई भी पॉइंट रह ना जाए, ठीक है? अब आइए जो हमारा टॉपिक है इसमें बात कर रहा है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। यहाँ पे भी एक चीज बहुत बारीकी से समझने वाली है, जहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और वो कौन सी चीज है? वो ये है कि यहाँ पे दो दो मैंने ए और बी करके इसीलिए अलग अलग फिगर बनाए हैं। फर्स्ट में ये है
कि यहाँ पे देखिए इतने पार्ट में बच्चे के डेवलपमेंट को बांटा गया, ठीक, लगभग 4-5 पॉइंट है और यहाँ पे 3 पॉइंट में बांट दिया गया है, ठीक है। अब इसी किताब में ये सारे पॉइंट देंगे, किसी में 3 पॉइंट दिया होगा और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर चाइल्ड डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस होती हैं। तो जो हमारा ओल्ड मेथड था वो ये है, जो न्यू मेथड है वो ये है। क्योंकि ओल्ड मेथड में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इन्फेंसी दिया हुआ है, उसके बाद चाइल्डहुड दिया हुआ है और उसके बाद किशोरा अवस्था दिया हुआ है, 3 पॉइंट, ठीक। और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं चाइल्डहुड से वो आपके अर्ली चाइल्डहुड पे पूछा जाता है और लेटर चाइल्डहुड से पूछा जाता है। तो ये जो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है वो इसमें नहीं डिवाइड, ठीक। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि बच्चे के विकास के जो विभिन्न स्टेजेज होती हैं या विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं में कितने टाइप होते हैं, यही हमने देखा। और 2 टाइप से बुकों में आपको मिलेगा, फर्स्ट ये मिलेगा, सेकंड ये मिलेगा। ये ओल्ड पैटर्न हो चुका है क्योंकि यहाँ से अगर आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो दिक्कत होगी। इस पैटर्न पे आप करेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक। तो सबसे पहला जो माना गया है बच्चे का वो ये है कि प्री नेटल एज, यानी ये वो पीरियड है जिसमें बच्चा क्या है, माँ के पेट में है, ठीक है। और जब उसका जन्म होता है यानी ये 9 मंथ का पीरियड होता है बच्चे के गर्भ में जाने से और उसके पैदा होने तक, ये उसी पीरियड की बात कर रहा है, ठीक। उसके बाद आ जाता है इन्फेंसी। इन्फेंसी में यानी शैशवा अवस्था में 0 से 2 साल तक की एज के बच्चे को देखा जाता है। और चाइल्डहुड की जो बात होती है वो 2 से 12 साल तक की एज होती है बच्चे के चाइल्डहुड की। और इसी को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक अर्ली चाइल्डहुड है जिसमें एज होती है 2 से 6 साल तक और एक है लेटर चाइल्डहुड जिसमें 6 से 12 साल तक की एज होती है। और उसके बाद आता है एडल्सेंस यानी किशोरावस्था जिसमें एज होती है बच्चे की 12 से 18 साल, ठीक है। तो इस इसको और भी डेप्थ में जाके हम देखेंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक मोटा मोटा जो इन दोनों के बीच डिफरेंस था वो समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। और वो एक पॉइंट लास्ट में डिस्कस कर देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आया चाइल्डहुड से, तो चाइल्डहुड पे जब क्वेश्चन बनता है तो वो अर्ली और लेटर चाइल्डहुड के बारे में क्वेश्चन बना के दे देता है और आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने केवल चाइल्डहुड पढ़ा हुआ है। तो वहां पे आपको ये डिफरेंस करने में दिक्कत होगी कि यार कौन सा अर्ली चाइल्डहुड का पॉइंट है और कौन सा लेटर चाइल्डहुड का पॉइंट है, और वहां पे आप क्वेश्चन गलत करके आए। तो इसलिए हमें जो फोकस करना है वो इस पैटर्न पे फोकस करना है, ओके। अब आइए, अब हम बात कर रहे हैं इन्फेंसी यानी शैशवा अवस्था की, जिसमें बच्चे की जो एज है वो 0 से 2 साल तक की एज। और इस 0 से 2 साल तक की एज में बच्चे के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है, कौन कौन सी वो एक्टिविटी करता है, इन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस फेज में क्या होता है कि बच्चे का बहुत तेजी के साथ फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी शारीरिक विकास जो होता है बच्चे का वो बहुत तेजी के साथ होता है। आप देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद धीरे धीरे वो हाथ पैर हिलाना शुरू करता है, फिर बैठना शुरू करता है, फिर लेट कर चलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है। तो ये सारे डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होते हैं किसमें, इन्फेंसी एज में, जब वो 0 से 2 साल तक की एज का है। इसके अलावा वो बोलना सीखता है, वो एक्टिविटी करना सीखता है, ठीक। बच्चे के दिमाग का भी बहुत तेजी के साथ इस एज में डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि इस एज तक बच्चा जो है उसके 50% दिमाग का डेवलपमेंट हो जाता है, वो चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है, ठीक है, धीरे धीरे। और कोई अगर उसको बोलता है, कुछ सिखाता है, समझाता है, पेरेंट्स अगर कुछ समझाते हैं तो उन चीज़ों को भी वो धीरे धीरे समझने लगता है, ठीक। वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। इसके अलावा
इस एज में बच्चे के इमोशन का भी डेवलपमेंट हो जाता है, यानी भावनात्मक विकास हो जाता है। ठीक है, वो रोना, हंसना, गुस्सा करना, ये किस में आएंगे? ये इमोशंस में आएंगे। तो बच्चे का इमोशन भी डेवलप होने लगता है, लेकिन ये इमोशन बैलेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है। बच्चे का अपने इमोशन पे इस एज में कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बच्चे में लैक ऑफ मोरलिटी होगी, नैतिकता का अभाव होगा, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। ठीक है, उसको सही गलत के बीच फर्क नहीं पता है, क्या मोरल है, क्या इथिकल है, क्या नहीं है। ये सारी चीजें इस एज में बच्चे को नहीं पता। और ये जितने आप पॉइंट्स देख रहे हैं ना यहाँ जो मैंने लिखे हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से याद करें, क्योंकि अलग अलग जो कैटेगरी बनाई गई है चाइल्ड डेवलपमेंट की, हर एक कैटेगरी में अलग अलग विशेषता होती है। यहाँ पे हम सिर्फ इन्फेंसी यानी शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, उसके ये सारे पॉइंट्स। ये ऐसा माना गया कि जो इन्फेंसी होता है, एज होता है, उसमें बच्चे का सीखने का सबसे आइडियल टाइम माना गया है। ठीक है, कि लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है बच्चे की। तो ये एक पॉइंट हो गया। वो क्या करता है इस फेज में? वो देखकर सीखने की कोशिश करता है, सुनकर सीखने की कोशिश करता है, और जो भी ज़्यादातर वो अपने पेरेंट्स के ही आसपास, फैमिली के आसपास होता है। तो वो जो उसको अगर कुछ इशारे में समझा रहे हैं या बोलकर समझा रहे हैं, तो उसको वो क्या करता है? फॉलो करने की कोशिश करता है। ठीक है, बच्चा इस एज में दूसरों पे डिपेंड होता है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा 0 से 2 साल की एज का है, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, अपने फैमिली पे डिपेंडेंट है, वो सेल्फ डिपेंड नहीं है। इस अवस्था में एक चीज और होती है, वो होती है सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार। इस पेज में बच्चा खुद से ज्यादा प्यार करता है। उसके लक्षण भी बताए गए हैं, जैसे वो अपने अंगूठों को चूसता है, या उसके मम्मी पापा किसी दूसरे बच्चे को जब अपने गोद में ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि मैं ही अपने मम्मी पापा के पास रहूं, उनके गोद में रहूं। ठीक है ना? ठीक है, ये सारे पॉइंट। तो अब इसमें जो इन्फेंसी अवस्था थी बच्चे की, जो शैशवा अवस्था थी, उस अवस्था के इतने सारे पॉइंट्स हैं, और इन हर पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है, और इसको उम्मीद करता हूं आपने बहुत बेहतर ढंग से समझा होगा। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ये बात हो रही है चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड को दो पार्ट में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। तो हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड की, और इस स्टेज में बच्चे की उम्र जो होती है 2 से 6 साल तक की होती है, और बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं इस स्टेज में, उसको हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस स्टेज को खेलने की अवस्था कहा गया है, यानी टॉय एज कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस पीरियड में बच्चे का सोशलाइजेशन नहीं होता है, समाजीकरण नहीं होता है। वो अपने फैमिली तक ही सीमित होता है, मम्मी पापा तक। और वो क्या करते हैं, या तो उनके साथ खेलेगा, या ज़्यादातर टाइम किसके साथ बिताता है? वो खिलौनों के साथ बिताता है। यहाँ पे एक और डिस्प्यूट है टॉय एज को लेके। कहीं कहीं टॉय एज को इन्फेंसी पीरियड में भी दिखाया गया है। इन्फेंसी पीरियड को माना गया है कि वही टॉय एज है। बट उस पीरियड में बच्चा खिलौनों का यूज तो करता है, बट उसको समझ नहीं होती है उन खिलौनों को ऑपरेट करने की, और बहुत बेहतर ढंग से उसके साथ खेलने की। लेकिन इस पेज में वो सारी चीज़ें वो समझने लगता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम एग्जैक्ट माने कि किस एज को टॉय एज कहा जाए, तो वो है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक, बच्चा बहुत बातूनी होता है, क्योंकि इस टाइम पे पेरेंट भी कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा बुलवाने की। जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा बोले, उसको बहुत सारी चीज़ें बोल के, मम्मी पापा, दादा दादी, ये सारी सिखाने की हम कोशिश करते हैं। तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्या करता है? बोलता है। लैंग्वेज का बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर। अब वो भाषा को पहले की तुलना में बेहतर ढंग से समझने लगता है, और बोलने की भी कोशिश करता है। ठीक, इसके अलावा इस एज को प्री स्कूल एज माना गया, यानी स्कूल से पहले की अवस्था।
इस एज में बच्चा क्या करता है, वो अपने घर पे ही मम्मी पापा उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। बहुत सारे अब आज के दौर में तो बच्चों का प्ले स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। गांव में जो ये एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, गांव में भी आंगनवाड़ी होती है, तो आंगनवाड़ी में बच्चे को भेजा जाता है इस स्टेज में। यानी एक तरीके से कहीं ना कहीं बच्चे को तैयार किया जा रहा है, कहाँ, स्कूल जाने के लिए। और यहाँ पे जो उसको एजुकेशन मिल रही है वो घर तक, और घर के अलावा जो आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल है वहीं तक सीमित है। और एक तरीके की ये इनफॉर्मल एजुकेशन है, यानी अनौपचारिक शिक्षा है, ये औपचारिक शिक्षा नहीं है। तो इस पे क्वेश्चन पूछ देता है, और पूछा भी हुआ है कि प्री स्कूल एज की अवस्था किसे कहते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप इसको बेहतर ढंग से समझे होंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। यानी इस फेज में बच्चे का शारीरिक विकास भी बहुत तेजी के साथ होता है। इससे पहले इन्फेंसी में भी हो रहा था और यहाँ भी होगा, ठीक है। वो बहुत सारी एक्टिविटी करने लगेगा, उसका वेट बढ़ेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, है ना, तेजी के साथ। इस एज को प्री गैंग एज कहा जाता है, ठीक है, यानी पूर्व टोली अवस्था। इसकी जो अगली स्टेज है यानी लेटर चाइल्डहुड है, वहां देखेंगे बच्चा ग्रुप में जाने लगेगा। लेकिन यहाँ ग्रुप में नहीं है, यहाँ वो अपने फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स और सोसाइटी में एक दो लोगों से वो परिचित है, ठीक है। तो इसी को पूर्व अवस्था की टोली कही गई है, उसका कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है। इस एज में बच्चा एक्टिविटी भी करने लगता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने लगती है धीरे धीरे। वो बोलना शुरू कर देता है, वो दौड़ना शुरू कर देता है, वो खेलना शुरू कर देता है ना। और यहाँ भी बच्चा क्या है, दूसरे पे डिपेंड है, अभी पेरेंट्स पे डिपेंड है। यहाँ भी वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। इसके अलावा इस एज में बच्चा क्या करता है, वो देखकर और सुनकर सीखने की कोशिश करता है, ठीक है ना। जैसा आप उसे समझाएंगे, जैसा दिखाएंगे, उन्हीं चीज़ों को वो फॉलो करेगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस पेज के जो बच्चे हैं, इस एज के, उन बच्चों को हम सही चीज़ें सिखाएं, सही तालीम दें, सही डायरेक्शन दें, है ना। तो अभी तक हमने अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे 2 से 6 साल तक के होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, उन सारे को एक एक करके देखा। और ये सारे पॉइंट सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से ये आपने समझा होगा। अब आइए बात करते हैं हम लेटर चाइल्डहुड की, यानी इसको उत्तर बाल्य अवस्था भी कहते हैं और मध्य बाल्य अवस्था भी कहते हैं, मिडिल चाइल्डहुड भी कहते हैं। इसमें बच्चे की एज अब कितनी हो गई, ये होती है 6 से 12 साल तक की एज होती है ना। अब इसमें आइए कि इस एज में हम देखते हैं बच्चे के अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं और वो कौन कौन सी एक्टिविटी करने लगता है। तो इस फेज में बच्चा सबसे पहले तो स्कूल जाने लगता है, यानी अब यहां से उसकी क्या हो गई, औपचारिक शिक्षा स्टार्ट हो गई, यानी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो गया। अब वो स्कूल जाएगा, अपने टीचर से मिलेगा, इसके अलावा स्कूल में बच्चे मिलेंगे, उसकी दोस्ती होगी, है ना। तो यहाँ से उसकी एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ इसको गैंग एज भी कहते हैं, यानी टोली की अवस्था कहते हैं। और वो स्कूल जाता है तो बहुत सारे दोस्तों को बनाता है। अब वो ग्रुप में रहना पसंद करेगा और ग्रुप में क्या करेगा, खेलना पसंद करेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब वो ग्रुप में रहेगा तो लड़ाई झगड़ा भी बढ़ेगी, ईर्ष्या देश, ये सारी चीजें भी बढ़ने लगेंगी। इसमें कहा जाता है कि पेरेंट्स भी काफी परेशान होते हैं फिर बच्चे से। इसके अलावा बच्चे का सोशलाइजेशन का जो दायरा है, जो सामाजिकरण का दायरा है, वो भी बढ़ेगा, ठीक। क्योंकि उसको घर से बाहर, फैमिली से बाहर, अब वो टीचर से इंटरेक्ट कर रहा है, वो बहुत सारे बच्चों के साथ रह रहा है, टोलियों में रह रहा है, उनके साथ घूमना फिरना पसंद कर रहा है। तो अब उसकी जो एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी पहले फैमिली में रहने की वजह से, अब वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगी, यानी बहिर्मुखी हो जाएगी। और बहिर्मुखी होने का मतलब ये होता है कि बच्चा अब खुद में सीमित नहीं है, वो बाहर भी लोगों से मिलजुल रहा है और उनके साथ व्यवहार कर रहा है, ठीक। इस एज में बच्चा क्रिएटिव वर्क भी करने लगता है। अब वो कुछ नया करना चाहता है, नई नई चीजें सीखना चाहता है। जैसे वो बहुत सारे गेम में पार्टिसिपेट करेगा, वो पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता है, बहुत सारी
चीज़ें तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देता है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब बच्चे इस फेज में होते हैं तो अगर टीवी, फ्रिज या अदर कोई भी चीज़ खराब होती है तो उसको खुद से ही बनाना और बिगाड़ना चाहते हैं। तो वो ये फेज है ना? इसके अलावा बच्चा आत्मनिर्भर भी होने लगता है। अब इस एज में वो क्या करता है कि छोटी-छोटे जो काम है वो खुद से करना स्टार्ट कर देगा। जैसे खुद से ड्रेस पहनना, खुद से खाना खाना, खुद के और भी जो छोटे-छोटे काम हैं वो करने की कोशिश करने लगता है। यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो ग्रोथ रेट है बच्चे का, किस चीज़ का ग्रोथ रेट? उसके डेवलपमेंट का, जो उसके अंदर ब्रेन का, बॉडी का डेवलपमेंट अभी तेजी से हो रहा था इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में ये जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो स्लो हो जाता है, यानी सामान्य हो जाता है। इतनी तेजी से परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता। अब इसी के बाद की जो अगली फेज है, जिसको किशोरावस्था कहेंगे, उसमें ये बढ़ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है? और यहाँ पे बच्चे के अंदर मोरालिटी का भी डेवलपमेंट हो जाता है। अब वो क्या कौन सी चीज़ नैतिक है, अनैतिक है, उसके बीच के डिफरेंसेस को समझने लगता है और उस तरीके से क्या करने लगता है, काम भी करने लगता है ना? गलत सही की समझ उसको डेवलप। इस एज में बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है? वो चीज़ों को सोचने लगता है, समझने लगता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने लगता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सारी चीज़ उसके दिमाग के लेवल पे अब होने लगती है। वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होने लगता है, यानी हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। तो ये जितने लक्षण थे वो कहाँ के थे? लेटर चाइल्डहुड के। और लेटर चाइल्डहुड में इन सारे ये जितने पॉइंट्स हैं ये सब क्वेश्चन के आंसर हैं। ठीक है ना? इस पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन एक-एक पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करने की और समझने की कोशिश करें। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किशोरा अवस्था, यानी एडल्सन्स जिसको कहते हैं। इसको बहुत बारीकी से आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चों के लाइफ का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, बहुत ज़्यादा। और इसको एक तरीके से ये माना गया है कि इस एज में, यानी जब बच्चा 12 से 18 की एज में जाता है, तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पे उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। चाहे वो दिमाग के लेवल पे हो, चाहे उसके इमोशन के लेवल पे हो, चाहे उसके सोशलाइजेशन के प्रोसेस पे हो, हर चीज़ में बहुत बड़े पैमाने पे चेंजेस दिखने को मिलेंगे और दिमागी तौर पे भी बहुत ज़्यादा उथल-पुथल होता है। उसके बॉडी के अंदर भी हार्मोनल चेंज बहुत तेज़ी के साथ होते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, ठीक है? तो एक तरीके से किशोरा अवस्था को बड़े परिवर्तन यानी बिग चेंज का एज माना गया है। ठीक है? या इसका आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं, किशोरावस्था का जो पर्यायवाची है, वो क्या है? बिग चेंजेस, ठीक? और बहुत सारे विद्वानों ने ये माना है, जैसे किल पैट्रिक ने ये माना है कि ये जो एज होती है, जो किशोरा अवस्था होती है, वो लाइफ की सबसे टफ टाइम होता है, सबसे कठिन समय होता है किशोरावस्था। ये किसने कहा है? किल पैट्रिक ने। तो ये बिल्कुल सीधा-सीधा ये क्वेश्चन भी पूछा गया। इसके अलावा स्टैनले हॉल ने कहा है कि जो ये एज होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी संघर्ष और तनाव की एज होती है। बिल्कुल मैंने बताया कि बच्चा बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है, उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, तो कहीं न कहीं उसके माइंड में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल होती है। ठीक है? तो ये दो 2-3 पॉइंट हमने देखे। अब आइए, इस एज में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि बच्चा फ्रीडम चाहता है और विद्रोह की भावना भी उसके अंदर आ जाती है। कैसे? अब बच्चा ये सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है, मैं हर एक चीज़ को जानने लगा हूँ और मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ। तो जब पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स उसको डाँटेंगे, समझाएँगे तो उसको बहुत बुरा लगेगा और वो क्या करेगा? विद्रोह कर देगा।
वो सीधा बगावत पे उतर आएगा। ये आपके हमारे सबके फैमिली में ये होता है। हम लोग भी उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। तो उसी की ये बात कर रहा है कि बच्चा क्या करेगा, फ्रीडम चाहता है, और वो अगर आप उसको ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे तो वो विद्रोह कर देगा। ठीक है? इसके अलावा इस एज में अगर सही गाइडेंस बच्चे को नहीं मिलती है तो वो अपराध की तरफ बढ़ जाता है, क्राइम की तरफ बढ़ जाता है, अगर उसको गाइडलाइन सही नहीं मिलती। ठीक है? इसमें मार पीट, नशा, ठीक है, और छेड़खानी के मामले, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे बच्चे को बहुत ज़्यादा गाइडलाइन की ज़रूरत है, अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि इन बुरी तरह की चीज़ों से वो बचा रहे। ठीक है? इसके अलावा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है फिजिकल चेंजेस। बच्चे के अंदर अचानक से, बहुत तेजी से, रैपिडली हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है? अगर वो लड़का है तो उसकी आवाज़ में भारीपन आने लगता है, उसकी दाढ़ी मूंछ उगने लगती है। ठीक है? और उसकी जो बॉडी है उसका शेप भी अब धीरे धीरे एक मेच्योर फेज में जाने लगता है। ठीक है? इसके अलावा उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? तो नाइटफॉल और इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की भी बॉडी धीरे धीरे अब मेच्योर होने लगती है। ठीक है? और उनमें जो मासिक चक्र होता है, यानी जो साइकिल होता है, वो स्टार्ट हो जाता है किसमें? फीमेल के अंदर। ठीक है? तो हमने देखा कि फिजिकल चेंजेस में इस तरह के चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इसको ब्यूटी एज भी कहा जाता है। जो इस एज के बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखने के लिए या दिखाने के लिए वो सजते हैं, संवरते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, तरह तरह की ड्रेसेस अच्छे से अच्छे पहनने की कोशिश करते हैं, और उसका एक यही मकसद होता है कि खुद भी अच्छा दिखें, सोसाइटी में अच्छे दिखें, और जो एक दूसरे जेंडर के प्रति आकर्षण है उसको भी मेंटेन कर सकें। है ना? ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट इस फेज में हो जाता है बच्चों की, और वो क्या करते हैं, अब अब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चिंतन शुरू कर देते हैं। वो चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, अच्छे बुरे में फ़र्क समझना शुरू कर देते हैं, और एक तरीके से हम कह लें तो उनके समझ का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है ना? इसके आगे है हीरोइक स्पिरिट, यानी वीर पूजा। इस एज के बच्चे क्या करते हैं कि चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, या फिल्म इंडस्ट्री से हो, या कोई धार्मिक गुरु हो, या उनका अपना टीचर हो, उनको वो अपना आइडियल मानते हैं। किसी एक को या एक से दो को मान सकते हैं। तो आइडियल मानने के बाद उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे, मान लो कोई कोई भी एक्टर पसंद है, मुझे उसके जैसे बनना है, उसके जैसे दिखना है, उसके जैसे एक्टिविटी करनी है। या किसी को कोई क्रिकेटर पसंद है तो वो उस तरीके की एक्टिविटी करने लगता है। ठीक है? उसको फॉलो करने लगता है। तो उसी को वीर पूजा की अवस्था कही गई। जहाँ तक फ्रेंडशिप की बात है, बच्चा इससे पहले भी ग्रुप में था, लेकिन यहाँ पे अब क्या करेगा, वो क्लोज फ्रेंड बनाएगा। यानी जिस टोली में रह रहा था, अगर बॉयज़ की टोली में वो रह रहा है, तो वो क्या करेगा, उनमें से अब वो कैटेगरी अलग कर लेगा। उनमें से अब खास दोस्त बनाने लगेगा। आती है ना बात, जीने मरने वाली, ये मेरा जिगरी यार है। उस टाइप की चीज़ें अब यहाँ होने लगेंगी। दूसरा एक फैक्टर यहाँ पे ये है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, चाहे बॉयज हो या गर्ल हो, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रति वो अट्रैक्ट होने लगते हैं और अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि अगर लड़का है तो वो चाहेगा कि अपने महिला मित्र बनाने की कोशिश करेगा, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, और अगर गर्ल है तो वो भी कोशिश करेगी कि बॉयफ्रेंड बनाने की, यानी लड़के को दोस्त बनाने की। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके अलावा बच्चा अपने परिवार और समाज में अपनी एक अलग इमेज बनाने की कोशिश करता है। एक अलग वो चाहता है कि एक खास उसको तवज्जो दी जाए। ठीक है? एक खास ढंग से।
इसके अलावा वो बहुत सारे सोशल वर्क भी करता है, समाज सेवा भी करता है, फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें करता है, ताकि उसको अलग से लोग जो है, उसको अलग से एक इज्जत दें। ठीक है? और हाँ, अगर कोई बात उसके आत्मसम्मान के खिलाफ गई, ठीक है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो वो बहुत बुरा मानता है। ठीक है ना? पहले भी मैं समझा चुका हूँ कि अगर आप उसको डाँटेंगे, सोसाइटी के अंदर डाँटा जाए, स्कूल में डाँटा जाए या फैमिली में डाँटा जाए, तो वो सीधे अब उसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेता है और विद्रोह के रूप में वो रिएक्ट करता है। ठीक है? इस एज के बच्चों में एक और प्रॉब्लम आती है, वो है आइडियलिस्टिक थिंकिंग, यानी आदर्शवादी सोच। बच्चा बच्चा इस एज में ये नहीं समझ पाता कि मेरे फैमिली की इनकम क्या है, मेरा क्या बैकग्राउंड है। वो ये कोशिश करता है कि अगर मेरे पास बाइक है मेरे घर पे, तो सबसे बेहतर क्वालिटी की बाइक हो। ठीक है? अगर मेरा घर है तो बहुत शानदार आलीशान मेरे पास बंगला हो। ठीक है? और मैं प्लेन से उड़ूँ, इस तरह की चीज़ें। कपड़ा हो तो ब्रांडेड कपड़े हों, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े हों। ठीक? यानी जो भी चीज़ें वो सोचता है, वो बहुत बड़े लेवल की सोचता है। ये नहीं समझ पाता है कि मेरी अपनी कंडीशन क्या है और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली क्या उन चीज़ों को फुलफ़िल कर पाएगी। इन चीज़ों की समझ नहीं होती है और वो सिर्फ़ आइडियल बातें करता है। अगर उसका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो वो भी सोचेगा कि बिल्कुल एक परी के जैसा हो या एक हीरो टाइप का हो। इस तरह की बातें इसमें आती हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि इस एज में बच्चे जो है देखते हैं ग्रुपिंग करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े इस तरह की चीज़ें भी बढ़ जाती हैं, है ना? तो मेनली जो ये एज थी, किशोरावस्था थी, इसमें हमने जितने भी बच्चों के लक्षण होते हैं, वो सारे एक-एक करके हमने देखा है। इस चैप्टर में हमने 3 टॉपिक कवर किया है, ठीक है? पहला टॉपिक था कि मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? उसके साथ-साथ हमने ये देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या-क्या होती हैं और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक? और इसमें स्टेजेस में एक-एक पॉइंट को हमने डिस्क्रिप्टिव वे में देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। ये था पार्ट 1 और चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट 2 है जिसमें 3 पॉइंट हैं, 3 टॉपिक हैं, उसको हम कवर करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे इन वीडियोज़ को बार-बार देखिए और एक-एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, ठीक है? कोशिश करिए। इसके अलावा जो मैं अदर एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें सिर्फ़ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके अलावा जो वन लाइनर एंड मैं नोट्स की बात कर रहा था, उस पे भी हम फ़ोकस करने की कोशिश करेंगे। और विश्वास कीजिए कि जो भी हो, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, अदर स्टेट का टेट में जो भी चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के क्वेश्चन, एक बार यहाँ पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा। ये नहीं होगा कि सर मेरा ये छूट गया, वो टॉपिक छूट गया, कुछ भी नहीं। और इतने बेहतर ढंग से कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठने जाएँगे, तो शायद ही इनसे रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक होगा, जिसके क्वेश्चन आप नहीं कर पाएँगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसके अलावा नीचे हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर दिया गया है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। उसमें आपको जितने भी एग्ज़ाम और जितने हम कोर्सेज़ चला रहे हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे। टीचर और एक्सपर्ट की टीम भी है वहाँ, जो आपको हर एक इश्यू पे, हर एक मुद्दे पे गाइड करेगी। ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।